We've noticed that the two leaders, Albo and Modi, they're close. Hand in hand. Like two best friends in the schoolyard, Modi and Albanese inseparable. They couldn't keep their hands off each other. Let's have a hug. वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। कि सिर्फ पंजाबियत के ऊपर या सिर्फ इसको राजनीतिक तौर के ऊपर लेने के लिए आप लोगों को खास तौर पे जो ये कार्यकर्ता के आयोजित करने वाले लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि सिर्फ पंजाबी नाम के ऊपर अगर कोई इलेक्शन लगता है। दोस्तों, कल का दिन इस देश के इतिहास में शायद सबसे शर्मनाक दिनों में से एक के रूप में दर्ज हो जाएगा। जी हाँ, 15 अगस्त, लाल किले की वह ऐतिहासिक प्राचीर जहां से कभी पंडित नेहरू की बुलंद आवाज गूंजी थी, जहां से कभी लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, कल उसी प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री खड़े होकर क्या बोल रहे थे, क्या हाल था उनका। कोई देखने वाला हो तो देखे। एक एक लाइन अटक अटक कर पढ़ी जा रही थी, एक ही लाइन को बार बार दोहराया जा रहा था। हकलाहट साफ सुनाई दे रही थी। आवाज में वो पुराना दम नहीं था, चेहरे पर वो पुराना आत्मविश्वास नहीं था। जिस आदमी को दुनिया के सबसे बड़े वक्ता के रूप में पेश किया जाता था, जिसके भाषणों की तुलना बड़े बड़े नेताओं से की जाती थी, वो कल लाल किले से एक एक शब्द को टटोल टटोल कर बोल रहा था। और ये कोई मेरी बनाई हुई कहानी नहीं है दोस्तों, ये वो सच है जो अब विदेशी मीडिया तक पहुंच चुका है। जी हाँ, अब तो हद हो गई है। ऑस्ट्रेलिया का मीडिया खुलेआम हमारे प्रधानमंत्री का मजाक बना रहा है। कल के भाषण की एक एक क्लिप वहां चलाई जा रही है। उनकी अटकती हुई आवाज, उनकी हकलाती हुई जुबान, एक ही बात को दो दो तीन तीन बार दोहराने वाली उनकी अदा, सब कुछ विदेशी अखबारों की सुर्खियां बन चुका है। और सिर्फ भाषण ही नहीं, उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज पर सवाल उठ रहे हैं। और वो जो जबरदस्ती वाली विदेश नीति है ना, कि जहां भी किसी विदेशी नेता से मिलो तुरंत बाहें फैलाकर गले पड़ जाओ, हाथ पकड़ लो, ठाके लगाकर हंसो, धकेल धकेल कर पास चले जाओ, इस पूरी हरकत को अब ऑस्ट्रेलियन मीडिया ट्रोल कर रहा है। सोचिए दोस्तों, जिस देश के प्रधानमंत्री को विश्व गुरु बताया जाता था, जिसके नाम पर मोदी है तो मुमकिन है कि नारे लगते थे, आज वही प्रधानमंत्री विदेशी मीडिया में हंसी का पात्र बना हुआ है। ये सिर्फ एक आदमी की बेइज्जती नहीं है दोस्तों, ये पूरे देश की साख का सवाल है। 140 करोड़ लोगों की गरिमा का सवाल है, जिनका प्रतिनिधित्व ये आदमी विदेशी मंचों पर करता है। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि हमारे अपने देश के किसी न्यूज चैनल में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये सच दिखा सके। हमारे देश का मीडिया, जिसे हम गोदी मीडिया, दरबारी मीडिया कहते हैं, चुप्पी साधे बैठा हुआ है। लेकिन विदेशों में ये बात खुलेआम छप रही है, दिखाई जा रही है, बहस का मुद्दा बन चुकी है। और यही से शुरू होती है आज की असली कहानी। क्योंकि मैं आज एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं जो शायद पहली बार होगा। मैं आज गोदी मीडिया की तारीफ करूंगा। जी हाँ, गोदी मीडिया की, क्योंकि जब कुछ दिन पहले राहुल गांधी के मंच पर एक घटना हुई थी तो गोदी मीडिया के सारे एंकर, सारे पत्रकार, सारा ध्यान इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी पर लगा बैठे। संदीप दीक्षित ने मेलोनी का नाम लिया था, राहुल गांधी ने नहीं लिया था, फिर भी बहस मेलोनी पर होती रही। लेकिन एक बात गौर करने वाली है, इन्हीं गोदी एंकरों में से किसी एक ने भी ये हिम्मत नहीं दिखाई कि कह सके कि नरेंद्र मोदी साहब की विदेश नीति वाकई यही है। हंसो, ठाके लगाओ, बाहें फैलाकर मिलो, जबरदस्ती हाथ पकड़ो, गले पड़ जाओ। कोई एक भी गोदी पत्रकार इसका विरोध करता नजर नहीं आया। यानी अब तो गोदी मीडिया भी अंदर ही अंदर जान चुका है कि जो हो रहा है वो सही नहीं है, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं है। और सबूत क्या है? सबूत है वो वीडियो जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। हमारे किसी न्यूज चैनल की इतनी हिम्मत नहीं थी कि इसे दिखाए, लेकिन विदेशों में जब मोदी साहब के इसी पूरे जेस्चर, पोस्चर और बॉडी लैंग्वेज को लेकर खबरें छपती थी, रूबी का लियाकत, जी वही वाला जिसका आप बार बार जिक्र करती थी, वही बॉडी लैंग्वेज, तब आप में से कोई भी एंकर आगे आकर एक शब्द नहीं बोला। क्यों? क्योंकि सच बोलने की हिम्मत ही नहीं है। We've noticed that the two leaders, Albo and Modi, they're close. Hand in hand. Like two best friends in the schoolyard, Modi and Albanese inseparable. They couldn't keep their hands off each other. Let's have a hug. Another hug. Come here. Give me those hands, those lovely hands. Let's hold those hands up to the sky. Wonderful. All right, put them down now. Put them down. One more hug. Why not? One more little cuddle. And let's shake hands. Just to shake. One more hug. Another hug. Give me those hands, those precious hands. Hold them up to the sky. Way to make Kylie Minogue. देखिए, ये जो वीडियो आपने देखी, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही उस बेइज्जती का एक छोटी सी वानगी भर है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने तो साफ साफ ट्रोल किया है। मोदी जी की गला पड़ो विदेश नीति की तो अब हद ही हो गई है।
लेकिन इन बातों पर हमारे देश का मीडिया ध्यान नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उनके हिसाब में ये तो विदेश की खबरें हैं, देश के बारे में ये लोग सोचते ही नहीं है। और अगर कोई देश के बारे में सोचकर सवाल उठाए, कोई देश की गरिमा के बारे में बात करे, तो उसे तुरंत देशद्रोही बता दिया जाए। मतलब खुद तो चाटुकारिता में डूबे ही हुए हैं और अपने आप को साबित करने से भी बचते हैं। अब आते हैं एक और बड़ी खबर पर। मोदी जी का एक बयान बहुत चर्चा में है। एक नया शब्द उन्होंने इजाद किया है, दिमागी नक्सल। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, दिमागी नक्सल। रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। समाज को अब जरा सोचिए दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री का ये बयान है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये दिमागी नक्सल है कौन? कहां है ये लोग? कोई नाम तो बताइए, क्योंकि जिस तरीके से ये शब्द उछाला गया है उससे साफ लगता है कि ये एक कोड वर्ड है। ये उन सब के लिए है जो सरकार से सवाल पूछते हैं, जो सरकार की आलोचना करते हैं, जो सरकार के बनाए हुए एजेंडे पर उंगली उठाते हैं। सच पूछिए तो दिमागी नक्सल से बेहतर शब्द होता तानाशाही, क्योंकि यही तो तानाशाही की परिभाषा है कि जो सवाल पूछे उसे दुश्मन बना दो, जो आलोचना करे उसे देश का दुश्मन बना दो, जो आईना दिखाए उसे नक्सली बना दो। चाहे आपके एजेंडे की वजह से कितने ही लोगों की जान चली जाए, चाहे कितना ही आर्थिक नुकसान हो जाए, चाहे रोजगार के नाम पर नौजवानों को कितना ही बेवकूफ बनाया जाए, चाहे अर्थव्यवस्था कितनी ही गर्क में क्यों ना चली जाए, चाहे पूरा का पूरा राज्य 4 साल तक जलता रहे और आप इस्तीफा देने से मना करते रहें, फिर भी जो सवाल पूछेगा वो दिमागी नक्सली। ये बौखलाहट है दोस्तों, ये साफ साफ बौखलाहट है। और ये बौखलाहट क्यों है? क्योंकि जिस इस्तीफा नहीं होगा वाली बात पर सरकार अड़ी हुई थी, आखिरकार दबाव में इस्तीफा हो गया। और अब सरकार को समझ आ रहा है कि अगर एक जगह इस्तीफा हो सकता है तो कहीं और भी हो सकता है। इसीलिए ये चेतावनी दी जा रही है, ये धमकी दी जा रही है कि जो भी सवाल उठाएगा उसे दिमागी नक्सल घोषित कर दिया जाएगा। प्रोफेसर मुकेश कुमार ने बहुत सटीक बात कही है। उन्होंने कहा कि कॉकरोच सावधान हो जाओ, साहिब ने दिमागी नक्सल के रूप में आपको चिन्हित कर लिया है, आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा भी बता दिया है। इसे कोरी धमकी मत समझ लेना, ये ऑपरेशन कॉकरोच की शुरुआत है। और ये बात 16 आने सच है दोस्तों। जिस तरह से सरकार ने पहले भी अलग अलग एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्षियों को, पत्रकारों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को परेशान किया है, अब ये नया शब्द उसी सिलसिले की असली कड़ी है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक धमकी है, ये एक चेतावनी है और ये एक तैयारी भी है। अब जरा भाषण की और बातें भी सुन लीजिए। पिछले 10-12 साल हम लगातार 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, एक के बाद एक सोपान सिद्ध कर रहे हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि हमें इसमें भी कुछ मुसीबतों का झेलना पड़ेगा। पिछले 10-12 वर्ष में कितने संकटों का सामना करना पड़ा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया था। अब आप ही बताइए दोस्तों, कैसी बातें हैं ये? युद्ध के दौरान किसने डराने की कोशिश की? जो युद्ध हुआ था उसमें तो पूरा देश एकजुट होकर खड़ा था, पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था, सेना के साथ खड़ा था। लेकिन उसी वक्त डराने वाले कौन थे? आपकी अपनी पार्टी के विधायक थे, आपके अपने सांसद थे, आपके अपने मंत्री थे जो बदतमीजी और बदसलूकी कर रहे थे, जो जहर उगल रहे थे, जो देश की एकता में दरार डाल रहे थे। और आज आप लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। कमाल है साहब, कमाल है। इतनी ऊंची जगह से खड़े होकर इतनी छोटी बातें करना ये पहली बार देखने को मिल रहा है। और रही बात कोविड की, तो कोविड के बारे में इतना जान लीजिए कि ये बात अब सच साबित हो चुकी है। ये बात अब खुल चुकी है कि जिस कंपनी ने वैक्सीन बनाई थी उस कंपनी से आपकी पार्टी ने मोटा चंदा लिया था। ये हकीकत है।
और आज हालात ये हैं कि किसी न्यूज़ चैनल में ये रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं है कि लोगों की जान कैसे जा रही है। कोई जिम में एक्सरसाइज करते करते गिर जाता है, कोई गाना गाते गाते गिर जाता है, कोई डांस करते करते गिर जाता है, कोई चलते फिरते गिर जाता है। ये इस पर वाकई गंभीर रिसर्च की ज़रूरत है, लेकिन मुझे पता है जब तक आपकी सरकार है इस पर रिसर्च नहीं हो पाएगी। जब वक्त बदलेगा, जब सरकार बदलेगी, तब पता लगेगा कि इस वैक्सीन ने देश की जनता पर क्या क्या असर छोड़ा है। और भाषण की एक और बानगी सुनिए। सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहें। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाएं। बहुत बढ़िया शब्द है दोस्तों, बहुत सुंदर शब्द है, लेकिन एक बात गौर करने वाली है। देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से खड़ा होकर एक एक लाइन देख कर पढ़ रहा है, एक एक लाइन, जबकि जिस पद पर वो बैठे हैं उससे उम्मीद की जाती है कि वहां से बात दिल से निकले, आत्मा से निकले, देश के लिए एक विजन निकले। लेकिन यहाँ तो हालत ये है कि रटा हुआ भाषण भी अटक अटक कर पढ़ा जा रहा है, अकलाट के साथ पढ़ा जा रहा है, एक ही लाइन को बार बार दोहराया जा रहा है। यही तो बौखलाहट का सबूत है, यही तो बौखलाहट, घबराहट और इन सब का सबूत है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से आज विदेशी मीडिया हम पर हंस रहा है। अब आते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर। उसी कार्यक्रम में योगी जी ने कहा कि जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने वालों की चिल्लाहट ज्यादा हो रही है, इनसे सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। लेकिन इसके फौरन बाद उन्होंने खुद ही एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैंने उन मौलवियों से कहा कि इन हिंदुओं को तुम सिखाओगे कि गौ माता की पूजा कैसे करनी है। अब देखिए दोस्तों, कमाल की बात है। एक तरफ आप कहते हैं कि जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने वाले चिल्ला रहे हैं, दूसरी तरफ खुद ही धर्म के नाम पर, समुदाय के नाम पर ऐसे बयान देते हैं जो सीधे सीधे दो हिस्सों में बांटने का काम करते हैं। ये दोगलापन नहीं तो और क्या है? ये भाजपा के नेताओं की पुरानी आदत है। दूसरों पर आरोप लगाओ और खुद वही काम करो जिसका आरोप लगा रहे हो। अब एक और बड़ी खबर हरियाणा से। कांग्रेस से दगा करके नए स्वार्थों के लिए भाजपा में गए राव इंद्रजीत सिंह ने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के सामने सच्चाई उजागर की तो उस बुजुर्ग नेता से माइक तक छीन लिया गया। कि सिर्फ पंजाबियत के ऊपर या सिर्फ इसको राजनीतिक तौर के ऊपर लेने के लिए आप लोगों को, खास तौर पे जो ये कार्यकर्ता के आयोजित करने वाले लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि सिर्फ पंजाबी नाम के ऊपर अगर कोई इलेक्शन लड़ता है, मदान इंडिपेंडेंटली 48,000 वोट ले गया लेकिन जीता नहीं। आज के दिन हरियाणा के अंदर, खासतौर पे गुड़गांव के अंदर 36 कॉर्पोरेटर्स हैं, 36। कितने पंजाबी हैं? 2। आज गुड़गांव के अंदर आप बुलाएं और गुड़गांव के लोकल वादियों को महत्व बनाते हैं, जिन लोगों ने हमारा एक चीफ मिनिस्टर बनाया है, मेयर, डिप्टी मेयर बनाया, बतौरा बैठा होगा यहां पे कहीं पे। लेकिन आप लोगों ने तो इस तरह से कर लिया जैसे कि आप ही आप हैं, हमारा कोई योगदान नहीं। ये है भाजपा का असली चेहरा, जो अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बात सुनने को तैयार नहीं, जो अपनी ही पार्टी में असहमति की एक आवाज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो विपक्ष की बात क्या सुनेंगे, वो देश की जनता की बात क्या सुनेंगे। और ऐसी खबरें अब सिर्फ हरियाणा से नहीं आ रही हैं, दूसरे राज्यों से भी आने वाली है। भाजपा के भीतर बगावत की आग जल चुकी है। धर्मेंद्र प्रधान बड़ा खेल कर सकते हैं। दतिया हारने के बाद मध्य प्रदेश में जबरदस्त आर पार चल रहा है। छत्तीसगढ़ में बृजभूषण अग्रवाल अपनी ही सरकार के खिलाफ खुलेआम शिकायतें कर रहे हैं, यानी एक साथ पूरा नैरेटिव ध्वस्त हो रहा है। और ये वही बात है जो हम शुरुआत से बताते आ रहे हैं कि ये सरकार अंदर से खोखली हो चुकी है, ये सरकार अंदर से टूट चुकी है, बस बाहर से चमक दमक बनी हुई है। और अब एक और खबर देखिए, जो लोग सीबीआई के दफ्तर पर प्रदर्शन करने गए थे, प्रोफेसर साहब, उन्हें 22 जुलाई को निष्कासित कर दिया गया। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब उनके खिलाफ जारी उस निष्कासन आदेश को निरस्त कर दिया है। ये भी एक बड़ी कार्रवाई है, एक बड़ी न्यायिक जीत है उन लोगों के लिए जो सच के लिए लड़ रहे हैं। और जाते जाते एक आखिरी तस्वीर देखिए जो देश के हालात बयां करती है। एक बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए जब लोग सड़क पर उतरे तो उन पर लाठियां बरसाई गई। शांति प्रिय आंदोलन कर रहे लोगों पर वर्दी पहने वाले गुंडों की तरह टूट पड़े।
दोस्तों, यही है वो आज़ादी जिसकी वर्षगांठ हम मना रहे हैं। यही है वो लोकतंत्र जिसका हम गुणगान कर रहे हैं। जहां देश का प्रधानमंत्री लाल किले से हकलाते हुए अटकते हुए भाषण पढ़े और विदेशी मीडिया उस पर हंसे, जहां सवाल पूछने वालों को दिमागी नक्सल कहा जाए, जहां अपनी ही पार्टी के बुजुर्ग नेताओं का माइक छीन लिया जाए, जहां न्याय मांगने वालों पर लाठियां बरसाई जाए, जहां हमारे देश की गरिमा को विदेशों में उछाला जाए और हमारा अपना मीडिया चुप्पी साधे बैठा रहे, क्या यही है वो नया भारत जिसका हम सपना देख रहे हैं, हमें दिखाया जा रहा है? सोचिए दोस्तों, गंभीरता से सोचिए, क्योंकि अब वक्त सिर्फ देखने का नहीं, समझने का है। अब वक्त सिर्फ सुनने का नहीं, सवाल पूछने का। और अगर सवाल पूछने पर आपको दिमागी नक्सल कहा जाए तो गर्व से कहिए, हाँ, हम दिमागी हैं, हम सोचते हैं, हम सवाल पूछते हैं, क्योंकि यही तो लोकतंत्र की असली परिभाषा है। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।